हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग का कूलम्ब्स लास्ट सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम आज का हमारा टॉपिक है पहला। तो हमें पता है कि जो हमारी बॉडीज होती हैं जनरली थ्री टाइप की होती हैं, 1D 2D एंड 3D। उसके बिहाफ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। फॉर वन डायमेंशनल बॉडीज, सपोज एक रॉड है हमारे पास, तो उस पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वन डायमेंशनल बॉडी पे क्या हो सकता है, दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। फर्स्ट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो दोनों केसेस को देखेंगे। सपोज हमारे पास एक रॉड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ हमारा कितना है, लेंथ हमारे पास मान लो एल है। ठीक है, एल लेंथ है। अब इस पे चार्ज हमने क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी उसे हम लोग जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है Q अपॉन एल। दैट मीन्स की टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो बेसिकली लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट जो होगा कूलम्ब पर मीटर होगा। क्लियर है। इसी तरह से हमारा सेकेंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है नॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्जेस का रॉड पे। तो सपोज हमारे पास एक रॉड है, उस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसका दिया गया है लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि डिस्टेंस का फंक्शन दिया है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, यानी कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स दिया हुआ है। आपको रिक्वायरमेंट है कि सपोज एक क्वेश्चन आपके पास है जहाँ पे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल दिया है, वहाँ पे आपको चार्ज टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है कि ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है। तो बेसिकली हम लोग प्रोसेस का अप्लाई करते हैं। एक एंड से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे जाके एक dx का एलिमेंट लेते हैं जिसपे हम मानते हैं कि dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। फिर हम लोग क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। dq बाई dx विल बी इक्वल टू लैम्डा। सो यहाँ से dq की वैल्यू हमारे पास क्या है, लैम्डा इंटू dx। तो जनरली लैम्डा की जो वैल्यू है हम यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, तो dq की वैल्यू में क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फिर लैम्डा नॉट एक्स dx। ठीक है। तो अगर हमें होल बॉडी पे टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम क्या करें, इसे 0 to L कर दें। इसका इंटीग्रेशन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो जनरली क्या आएगा, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख दो 0 to L। और ये क्या होगा, बेसिकली ये हमारा आ जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है, ये हमारा टोटल चार्ज आया है। तो दैट मीन्स कि इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो Q विल बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट इंटू एल स्क्वायर बाई 2। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है। ओके। अब हम लोग क्या करें, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसी बिहाफ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है। हमसे पूछा क्या गया है कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक रॉड है उस पे लैम्डा गुलाम पर मीटर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। रॉड के एक इंच से ए डिस्टेंस की दूरी पर एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा गया है। तो बताइए इस रॉड द्वारा इस चार्ज क्यू पे टोटल कितना फोर्स जनरेट किया जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, वही इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर जाएंगे और एक dx का एलिमेंट काटेंगे, जिसको हम लोग मानेंगे कि इसका लेंथ कितना है, dx है, और इस पे जो चार्ज है वो कितना है, dq है। क्लियर है। तो फिर यहाँ से आप dq की वैल्यू क्या लिखेंगे, ऊपर हमने देखा dq विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। अब यहाँ से आप क्या करें, dq कैलकुलेट कर लीजिए।
तो बेसिकली डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमें पता है डी क्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन थ्रू लैम्डा इंटू डी एक्स। क्लियर है, ये डी क्यू की वैल्यू हो गई है। बट अब हमें चाहिए क्या, इसमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डी एफ कैलकुलेट कर लो, मान लो डी क्यू की वजह से क्यू पे कितना फोर्स लगा, डी एफ। तो डी एफ विल बी इक्वल टू के डी क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फोर्स होगा। हमने क्या माना है, इस चार्ज से कितनी दूरी पर डी क्यू हमने लिया है, एक्स डिस्टेंस की दूरी पर। क्लियर है, ये हमारा डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो ये हमारा फोर्स हो गया। अब इसे क्या करोगे, एक्स की वैल्यू अगर आगे हम लोग टोटल फोर्स अगर कैलकुलेट करना है रॉड की वजह से, तो टोटल फोर्स सपोज हमारा एफ आ गया इंटीग्रेशन करने के बाद, डी क्यू की वैल्यू रखेंगे। तो डी क्यू की वैल्यू जो हमने रखा, तो ये लैम्डा इंटू क्यू बेसिकली, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट हम क्या रखेंगे, देखो जरा लिमिट हमारा क्या होगा। लिमिट जो होगा, एक्स की वैल्यू बेसिकली ए से यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। दैट मीन्स कि ए टू ए प्लस एल। तो एक्स की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, ए से ए प्लस एल तक है, ठीक है। ये हमारा लिमिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट जब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये देखिए फोर्स की जो वैल्यू है, एफ विल बी इक्वल टू के इंटू लैम्डा इंटू स्मॉल क्यू, ये आएगा 1 - एक्स, लिमिट रख दीजिए ए प्लस एल। इसे आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आएगा ये के लैम्डा क्यू 1 - ए माइनस 1/a प्लस लैम्डा। तो ये आपका फोर्स आया स्मॉल क्यू पे रॉड की वजह से, ठीक है। ये आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड रहा। इस तरह से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जानते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम लोग जनरली एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे जो डेंसिटी होगी उसे हम लोग एक नाम देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी जो वैल्यू होती है Q अपान ए होता है। दैट मीन्स की टोटल चार्ज अपान एरिया, ठीक। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट यहाँ होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ ये जो Q आया है, ये बेसिकली यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट जो दिया गया है उसको देखेंगे। टोटल चार्ज हमारा Q था, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे एरिया का, डी ए जिसे बोल सकते हैं। उस पर सपोज करेंगे कि हमारा डी क्यू चार्ज है, ठीक है। ये डी क्यू चार्ज हम मानेंगे और डी ए हमारा हो गया एरिया, ये हमारा एरिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे बेसिकली सिग्मा जो हमारा दिया हुआ है, जो फंक्शन ऑफ एरिया दिया गया है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ए। तो हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे, ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा डी क्यू बाय डी ए इज इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर हम सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो हम देख रहे हैं हमारा क्या आंसर आएगा, सिग्मा नॉट ए इंटू डी ए। ये हमारा आ जाएगा टोटल चार्ज। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है
नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है बेसिकली, सपोज हमारे पास कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो उस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे जो डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी, उसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो बेसिकली टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, जिसका यूनिट क्या बनेगा, कूलाम पर मीटर क्यूब बनेगा। ठीक है। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो हम कैसे टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पे। सपोज हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है रो एज ए फंक्शन ऑफ वी, यहाँ पे वॉल्यूम का हमारा फंक्शन है। सपोज हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में कैसे चार्ज हमारा चेंज हो रहा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट लिया, उसका वॉल्यूम हमने कंसीडर कर लिया कितना है, डीवी है। ठीक है, कितना कंसीडर कर लिया, डीवी कंसीडर कर लिया, और हमने मान लिया कि इस पे जो चार्ज है टोटल वो डीक्यू है। ठीक है। देन हमने यहाँ से फार्मूला अप्लाई किया, dq upon dv will be equal to रो, देन dq will be equal to रो इंटू dv। अब हमें क्या करना है, टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा। तो हमने देखा कि हम यहाँ से रो की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें जो चार्ज की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, रो नॉट वी dv आ जाएगी। क्लियर है। तो ये रहा हमारा हाउ चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली थोड़ा सा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी या फिर मीडियम, ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली इसके पहले जो हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है अभी तक, वैक्यूम में पढ़ा है, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमने यूज किया है। सपोज हमारे पास दो चार्जेस हों, शुरू शुरू में रखे हुए हों एयर में यानी कि वैक्यूम में, तो उनके बीच में फोर्स एफ लग रहा था जब फार डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए थे। और थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, उन्हीं चार्जेस को एज इट इज उठा के किसी मीडियम में रख दिया। किसी ने पूछा अब बताओ उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होता क्या है बेसिकली, इट इज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है। ये पूरा का पूरा एक डायमेंशन कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि ये रेशियो है सेम टाइप के क्वांटिटी का, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 इस तरह से होती है। क्लियर है, कोई यूनिट नहीं होता इसका। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई जब हमने किसी चार्ज को उठा के मीडियम में रख दिया। चार्ज सिस्टम को उठा के हमने कहाँ रख दिया, मीडियम में रखा है। पहले तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, वैक्यूम में फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में जो आर डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। एफ विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या होगा जब इसी सिस्टम को हम लोग किसी मीडियम में उठा के रख दें, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि चार्ज तो चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस हमने बोला नहीं कि वो हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो गई। एफ डैश विल बी इक्वल टू के डैश Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के डैश की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी या फिर मीडियम। ठीक है। जिस मीडियम में हमने इसको उठा के पुट किया है इन चार्ज सिस्टम को, उसकी परमिटिविटी क्या है, उसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन के बारे में कैलकुलेशन करना चाहें तो हम लोग बेसिकली लिख क्या सकते हैं, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है। तो ये है किसी भी मीडियम का क्या होगा, परमिटिविटी। आगे हम लोग देखते हैं एफ डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे एफ डैश की वैल्यू हम लोग इस तरह से अरेंज कर दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई के आर स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, या एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी एफ बाई के। तो बेसिकली आर इक्विवेलेंट क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट पाथ। इक्विवेलेंट पाथ का जो डिस्टेंस होगा आर रूट के हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास एक चार्ज सिस्टम हो, शुरू शुरू में उसको एयर में हमने रखा है ना,
बाद में हम शुरू शुरू में जब एयर में रखा है तो उन चार्जेस के बीच में फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है एफ, आर डिस्टेंस की दूरी पर है Q1 Q2। सेकंड हम उसको क्या उठा किसी एक मीडियम में रख दें। मीडियम में ना रख के हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मीडियम में नहीं रख रहे हैं, उन दोनों चार्जेस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे रहे हैं जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है Q1 Q2 के बीच में वो आर ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पूछा जा रहा है आपसे फोर्स क्या होगा, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम लोग पीछे देखे हैं कि यहाँ पे इक्विवेलेंट पाथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट पाथ, सपोज ये जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 कंप्लीटली मीडियम में अगर रखे होते तो बेसिकली इनका जो आर इक्विवेलेंट होता कितना होता, पीछे हमने देखा है आर इक्विवेलेंट आर रूट के हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, ये सिस्टम कंप्लीटली किसी मीडियम में नहीं रखे हुए हैं, इनके बीच में एक टी थिकनेस का एक स्लैब रखा गया है। तो बेसिकली बाकी जो प्लेसेस हैं कहाँ है, अभी भी ये एयर है, इतना एयर भरा है और यहाँ भी एयर है। तो बेसिकली पहले हम कैलकुलेट कर लें एयर जितने डिस्टेंसेस पर एयर मीडियम है उनकी वैल्यू पहले निकालनी है। तो देखो अगर टोटल आर है, इसकी थिकनेस टी है, तो ये एयर वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई जो चार्जेस हैं जो अभी तक जितना प्लेस एयर में है वो आर माइनस टी है, इतना थिकनेस अभी भी क्या है, डिस्टेंस का बेसिकली एयर में है। अब क्या कह सकते हैं कि इसमें ये बताओ मीडियम में कितना प्लेस है, तो लिखेंगे कि मीडियम में जो प्लेस है वो कितना बचा हुआ है हमारा, देखो टी स्क्वायर रूट के, ये हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है, ये सपोज इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लें पहले, कि हमारे पास चार्जेस हैं Q1 Q2 जो कि अभी एयर में रखे हुए हैं, जिनका जो डिस्टेंस आ रहा है आर माइनस टी आ रहा है, प्लस वही चार्जेस को हमने क्या किया है, अभी एक मीडियम में रख दिया है, जिस मीडियम का जो थिकनेस आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, ये जो हमारा थिकनेस आ रहा है वो टी आ रहा है। सपोज इस तरह से रखे हुए हैं चार्जेस, और इनके इनके बीच का जो डिस्टेंस अभी निकल के आ रहा है, ये डिस्टेंस वो कितना आ रहा है, पीछे हमने देखा आर इक्विवेलेंट, ये टी रूट के आ रहा है, ये मीडियम में है और ये जो सिस्टम है किस में है, एयर में है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली ये सिस्टम है, ठीक है ना, समझ में आया। तो आर इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट पाथ लेंथ यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है आर इक्विवेलेंट की जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी बच्चे, वो हो जाएगी आर माइनस टी प्लस टी रूट के, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट पाथ लेंथ आ जाएगा ऐसे सवालों के लिए, क्लियर। तो यहाँ से एफ डैश की जो वैल्यू हम लिखेंगे, एफ डैश विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई आर माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा नेट फोर्स की वैल्यू जब हम दो चार्जेस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये केरला पीएमटी में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। समझ में आया। अब इसी तरह से कई सारे सवाल आप बना सकते हैं कि सपोज हमारे पास दो हमने T1 T2 थिकनेस की स्लैब हमने दो चार्जेस के बीच में रख दी, तो बताओ नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो। तो आर इक्विवेलेंट इस केस में क्या हो जाएगा, जब हम दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब दोनों के बीच में रख देंगे चार्जेस के बीच में, तो आर माइनस T1
माइनस T2 प्लस T1। सपोज एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो T1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T2 प्लस T2 स्क्वायर रूट ऑफ K2। ये हो जाएगा इस केस में R इक्विवेलेंट की वैल्यू, जब हमारा दो चार्ज के बीच में हमने क्या किया, दो डाइलेक्ट्रिक सेल रख दिया। सपोज इस तरह से हो कुछ, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है। अब हमने क्या किया है, बेसिकली इस मीडियम में दो हमने स्लैब ऐसे रख दिया है। ये K1 है हमारा, मान लो, ठीक है। इसका थिकनेस जो है वो कितना है हमने कंसीडर कर लिया, T1, और ये K2 हमने मान लिया। इसका जो थिकनेस हमने रखा है वो, ये हमारा K2 है मान लो, इसका जो थिकनेस है हमने कंसीडर कर लिया कितना, T2, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अब बताओ फोर्सेस कितने हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया कि भाई ये हमारा क्या है, अभी ऊपर जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसी के बिहाफ पे इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका इन दोनों के बीच का जो अभी ये डिस्टेंस हमने माना है, कितना माना है टोटल डिस्टेंस, R, वही प्रीवियस वाला फर्स्ट केस है कि अभी हमारा स्टार्टिंग में कितना था, ये इस तरह से एयर में रखा हुआ है सिस्टम है। अभी यहाँ पे हमने देखा है कि हमने एक मीडियम को रखा है, एक स्लैब को रखा है। सेकेंड थिंग हम यहाँ क्या डिस्कस करना है कि अगर मान लो हम दोनों चार्जेस के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें, तो बेसिकली दोनों चार्जेस के बीच में अभी फोर्स क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बेसिकली ये हो जाएगी, और इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के बीच में फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जनरली और इम्पोर्टेंट डिस्कशन की तरफ। सपोज हमारे पास एक सिस्टम हो इस तरह से, दो थ्रेड से, दो थ्रेड जो हों एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड हों, और इनके एंड पर बॉब लगे हों, है ना। बॉब पे जो चार्जेस हैं, मान लो इस पे मास m हो, इस पे भी मास m हो। इस पे जो चार्ज है Q1 का चार्ज है, इस पे जो चार्ज है Q2 का चार्ज है, ठीक है। किसी ने बोला कि ये इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होने के बाद ये इक्विलिब्रियम में गए और एक स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया। तो बताओ कि ये थीटा एंगल क्या हो सकता है। कई सारे सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। पहला सुनिएगा ध्यान से कि ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास एक कॉमन पॉइंट पे दो स्ट्रिंग कनेक्टेड हैं, जो दोनों के एक एंड से क्या है, दो बॉब लगे हुए हैं, एक एक बॉब लगे हुए हैं, आइडेंटिकल शेप में हैं, लेकिन चार्जेस जो है उनका Q1 और Q2 है, दोनों का मास स्मॉल m है। तो बेसिकली जब वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे होंगे, तब वो चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि नेट फोर्स बॉब पे जो लग रहा है इक्वल टू जीरो लग रहा है। तो ये बताइए कि इस बॉब में मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन आया कितना आया है, और ये बॉब वर्टिकल से एंगल कितना बेसिकली बना रहा है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आराम से हम लोग क्या करते हैं, एलबीडी बना लेते हैं। एक बॉब को पकड़ लो, ये मान लो 1 है और ये 2 है। तो हमने फर्स्ट बॉब को पकड़ा, फर्स्ट बॉब का हमने क्या किया, सॉरी, फर्स्ट बॉब को हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसका एलबीडी बना रहे हैं। ये हमारा मान लो फर्स्ट बॉब है, ठीक है। तो हम लोग इसका एलबीडी बनाएंगे, तो बेसिकली ये हमारा थीटा एंगल था। सपोज ये डिस्टेंस जो है ये 2x हो, और स्ट्रिंग जो हो उसकी लेंथ l हो। ये आएगा हमारा टेंशन। टेंशन जो स्ट्रिंग में आया हमने मान लिया उसमें टेंशन T आ रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली
मान लो धरती इसको अट्रैक्ट कर रही हो mg से डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो होगा वो किधर लगेगा, ये चार्ज इसको ऐसे ऐसे रिपेल करेगा, ये मान लो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, तो बेसिकली ये वाला चार्ज 1 2 को किधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, और 2 1 को किधर रिपेल रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया, और ये हमारा स्ट्रिंग में क्या बन रहा है, टेंशन बन रहा है, ठीक है। वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है थ्रेड या स्ट्रिंग, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करने की आदत डालेंगे, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई कंपोनेंट में जब हम इसको डिवाइड करेंगे टेंशन को, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मान लो, और इसको मान लो आप एक्स एक्सिस। तो बेसिकली टेंशन का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये हम लेंगे, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। तो टेंशन जो होगा इस डायरेक्शन में क्या होएगा, टी कॉस थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, टी साइन थीटा। क्लियर? टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। अब क्या है, हमने बोला कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है यानी कि फर्स्ट इसको हमने नाम दिया है 1, ये इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इक्विलिब्रियम होगा तो नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस कैसे बनेंगे देखिए जरा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। एंड टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चे, टी कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगी mg, ठीक है। इसको हम लोग बना दें सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सपोज आपसे पूछ लिया टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, तो फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। इसको स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा, T विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पुल का स्क्वायर, यानी कि mg का स्क्वायर, ठीक है। ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया दोनों के बीच में एंगल बताओ कितना होगा, एंगल के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे सेकेंड इक्वेशन से, तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, टेन थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई एम जी। क्लियर है? तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एफ बाई एम जी। अब इस पर बहुत सारे डिस्कशन हैं। ये हमारा थीटा की वैल्यू आई, इस पर हम लोग कई सारे डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक सिस्टम है, एयर में है, और इसी सिस्टम को हमने क्या किया, दोबारा से वैक्यूम, अभी ये वैक्यूम में है या एयर में है बोल दो, इसको हमने एक मीडियम में पुट कर दिया, और किसी ने बोल दिया कि दोनों के बीच में, दोनों स्ट्रिंग के बीच में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना एंगल बन रहा है। बेसिकली ये भी थीटा होगा, तो दोनों के बीच में टू थीटा का फॉर्मेशन हो रहा है। किसी ने बोला कि अगर हमारा एंगल चेंज नहीं हो दोनों के बीच में, तो बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच में बेसिकली अब कितना फोर्स लगेगा ये हमें बताना है। पहले फोर्सेस हम कैलकुलेट कर लें, फिर सोचें कि अगर हमारा सेम चार्ज,
मतलब सेम सिस्टम हमने उठा के अभी किस में रख दिया, मीडियम में रख दिया। तो बेसिकली क्या होगा, एक ब्लॉक को फर्स्ट को हम पकड़ लेते हैं, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। हमने बोला कि एंगल हमारा चेंज नहीं हो रहा है, एंगल हमारा चेंज नहीं हुआ। ये क्या है, मान लो वर्टिकल से पहले हमारा एंगल कितना बन रहा था, थीटा बन रहा था। ये हमारा मास इस पे था m, और इस पे चार्ज था q1। ठीक है, तो अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो बेसिकली जब इसे मीडियम में रख दे रहे हैं तो कौन सा फोर्स चेंज हुआ, पहले तो इसको देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा F से F डैश हो जाएगा। और क्योंकि इसको हमने लिक्विड में रख दिया है, मीडियम में रख दिया है, तो मीडियम का एक बॉब क्या करेगा, कुछ मीडियम के पार्टिकल्स को रिप्लेस करेगा। वो पार्टिकल्स अपने इनिशियल पोजीशन पर जाना चाहेंगे, तो इस बॉब पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायोंसी अप्लाई करेंगे, फोर्स ऑफ बायोंसी अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ये होगा फोर्स ऑफ बायोंसी। ये मान लो मीडियम कैसा है, लिक्विड है। स्टडी कर लेते हैं इसके बारे में। ये लिक्विड है, तो इस बॉब पे जिसका मास m है, एक ऊपर की ओर फोर्स ऑफ बायोंसी लगने लगा। पहले इसको धरती कितने फोर्स से खींच रही थी, mg से नीचे की ओर। फोर्स ऑफ बायोंसी मान लो, फोर्स ऑफ बायोंसी लगा, तो बेसिकली फोर्स ऑफ बायोंसी का जो फार्मूला होता है, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी होता है। ठीक है, ये मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी होता है। क्लियर। अब मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करें, मान लो जिस लिक्विड में रखा हुआ है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है, और ये जो बॉब है इसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स ऑफ बायोंसी का जो फार्मूला होगा, बॉब का वॉल्यूम हमने मान लिया कितना है, v है। बॉब का वॉल्यूम हमने कितना मान लिया, v मान लिया। तो मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना आएगा, ये फोर्स ऑफ बायोंसी हम लोग लिख रहे हैं। मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या आया, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड आएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉब इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो गया इनटू जी। तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ बायोंसी। ग्रेविटेशनल पुल कितना लग रहा था इस पे, mg लग रहा था। कितना लग रहा था, mg। तो मास क्या है बॉब का, मास बॉब का होगा वॉल्यूम ऑफ द बॉब इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉब। डेंसिटी ऑफ द बॉब सिग्मा है इनटू जी। तो ये ग्रेविटेशनल पुल होगा इस बॉब पे। अब बेसिकली हम लोग नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, एफ इफेक्टिव इसे बोल सकते हो, या अपेरेंट वेट के नाम से इसे हम लोग जनरली जानते हैं, अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट जनरली क्या होगा, धरती का पुल माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी। इसका फार्मूला यहाँ से क्या बना, इसका फार्मूला जो यहाँ से बना है, v को आप कॉमन ले लो, g को आप कॉमन ले लो, तो आया क्या, सिग्मा माइनस रो आया। ठीक है, ये सिग्मा माइनस क्या आया है, रो आया है। क्लियर। तो ये रहा अपेरेंट वेट। अब आप क्या करेंगे, अब आपको इसमें करना है, हमें कैलकुलेट करना है भी एफ डैश। जब हम किसी मीडियम में रख दे रहे हैं तो बेसिकली एफ डैश की वैल्यू भी हम पीछे देखें तो क्या आया, मान लो जिस मीडियम में रखा हुआ है लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, के हो। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के होगा तो बेसिकली इसका जो फार्मूला होगा 1/4πε0 के हो जाएगा। 1/4πε0 के हो गया Q1 Q2 बाई, पहले कितना डिस्टेंस था हमने माना था 2x, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम पीछे वाले फोर्स से कंपेयर करें तो एफ डैश की वैल्यू एफ बाई के हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया एफ बाई के। अब यहाँ से मान लो फिर से वही सब कुछ इसे रिजॉल्व कर दो। तो जनरली अब हम लोग किसको रिजॉल्व कर लें, टेंशन को रिजॉल्व कर लें। टेंशन इस डायरेक्शन में क्या आया था हमारा, टी कॉस थीटा आया था।
एंड इस डायरेक्शन में क्या आएगा टेंशन, टी साइन थीटा आएगा। क्लियर है, ये हमारा टी साइन थीटा हो गया। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस फिर से अप्लाई कर दें। तो अगर हमने यहाँ से सोचा कि हमारा इक्वेशन क्या होगा, हम यहाँ पे लिख दें, तो बेसिकली देखो हम क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा, फिर से वही टी साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ डैश, जो कि बराबर है हमारा किसके, एफ बाई के के। ये एफ बाई के बराबर हो गया बच्चे। ठीक है, एंड टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एफ अपेरेंट। ठीक है, ये एफ अपेरेंट हो जाएगा हमारा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बना, ये हमारा यहाँ पे मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन हमारा बना है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चे, अब सबकी वैल्यूज रख दो। तो देखो आया है हमारा टी की जो वैल्यू आ जाएगी, मान लो हमें टेंशन कैलकुलेट करना हो, इस केस में टी की जो वैल्यू हमारी आएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ अपेरेंट का स्क्वायर। एफ अपेरेंट की वैल्यू जनरली आई थी वी इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो। तो हम लोग लिख सकते हैं ये ओवरऑल टेंशन की वैल्यू आई जब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम में प्लेस कर दिया, मतलब पूरे सिस्टम को हमने मीडियम में प्लेस कर दिया। और दूसरी बात इसमें, मान लो हमें किसी ने बोल दिया कि मान लो एंगल चेंज हो रहा हो, तो एंगल की वैल्यू बताओ, या कुछ भी एंगल यहाँ पे आप लोग आपसे पूछ लिया कि एंगल यहाँ पे क्या होगा अगर एंगल चेंज नहीं हुआ है तो बेसिकली टेन थीटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे आप फिर से यहाँ पे टेन थीटा, क्योंकि हमने देखा था हमारा साथ क्या था कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो बेसिकली फोर्स बताओ या स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। तो फोर्स तो इस तरीके से हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा है। तो जनरली टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन से, तो हमारा टेन थीटा आएगा। टेन थीटा की वैल्यू जनरली हम लोग एफ बाई के डिवाइड बाई एफ अपेरेंट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ बाई के बाई एफ अपेरेंट वेट डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जनरली टेन थीटा के बराबर आया। अब हमने बोला था कि अगर हमारा थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो सो थीटा कांस्टेंट अगर हमारा है, चेंज नहीं हुआ है, मान लो जब हम एयर से एक लिक्विड में प्लेस कर रहे हैं तो मान लिया हमारा थीटा चेंज नहीं हुआ है, तो बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले टेन थीटा की वैल्यू जो आई थी हमारी आई थी एफ अपान एम जी आया था। ठीक है, और जब हमने उसे मीडियम में प्लेस कर दिया तो हम देख रहे हैं एफ बाई के अपान क्या आया है, अपान आया है हमारा, सॉरी एफ बाई के इंटू रो इंटू जी सिग्मा माइनस रो। क्लियर है, तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिखेंगे वन बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, v इंटू जी इंटू सिग्मा विल बी इक्वल टू, ये हो चुका है वन डिवाइडेड बाई के वी जी सिग्मा माइनस रो। ठीक है,
यहाँ से हम देख रहे हैं कि वी जी कैंसिल आउट हो गया। तो अगर आपसे पूछे, ये आईआईटी में एक बार पूछा गया सवाल है, सेम प्रॉब्लम है, पूछा गया हुआ है कि बताओ कि अगर हमारा डेंसिटी ऑफ मीडियम 0.8 केजी पर मीटर क्यूब हो और डेंसिटी ऑफ द बॉब 1.6 केजी पर मीटर क्यूब है, तो के की वैल्यू कितनी होगी अगर एंगल चेंज नहीं कर रहा है? तो के की वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। के विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये के की वैल्यू आई है। ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला है कि आईआईटी एडवांस ने एक बार सवाल पूछ रखा है सिंपल सा, कि अगर सिग्मा की वैल्यू हमने दे दी 1.6, इसको मान लो इसने दे दिया ग्राम पर सीसी दे दिया, ये बॉब की डेंसिटी है, और लिक्विड की डेंसिटी दे दी इन्होंने कितनी, 0.08, सॉरी 0.8 दे दी इन्होंने ग्राम पर सीसी, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो अगर एयर में हमारा एंगल थीटा है, यानी कि उन्होंने दिया था अगर एयर में हमारा 15 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है एंगल का, वर्टिकल से एक स्ट्रिंग 15 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जब हम उसे मीडियम, लिक्विड मीडियम में रख दे रहे हैं, तब भी वर्टिकल से हमारा एक स्ट्रिंग एंगल बना रहा है 15 डिग्री। तो ऐसे केस में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, बिल्कुल 1.6 डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया हमारा, 2 आया। यही सेम सवाल पूछा गया था आईआईटी में। क्लियर है, समझ में आया? तो ये थी, जब हमारे पास एक सिस्टम हो, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक, मान लो हमने एक मीडियम में रख दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और उसकी डेंसिटी अगर रो हो, तो किस तरह से कौन कौन से फैक्टर चेंज हो सकते हैं उसका कैलकुलेशन। क्लियर है? आप बहुत अच्छे से कूलॉम्स लॉ को समझ चुके हैं। हमने उसको हर जगह अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में भी कैसे कैसे कूलॉम्स लॉ अप्लाई हो सकते हैं, ये हमने बता दिया है। हम थोड़ा बेसिक बेसिक प्रॉब्लम इसमें करेंगे। क्लियर है? सपोज हमारे पास क्या हो, बहुत ही बेसिक सा सवाल है एक। सपोज किसी ने बोला कि हमारे पास दो चार्ज हैं, ए बी। ठीक है। शुरू शुरू में इनके पास भी क्यू चार्ज है और इसके पास भी क्यू चार्ज है। ये दोनों जनरली आर डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। एक थर्ड ऑब्जेक्ट सी को हमने क्या किया, ए से टच किया। टच करने के बाद जब दोनों, मतलब चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो गया इन दोनों के बीच में, तब हमने सी को रिमूव कर दिया और फिर से ए को उसी प्लेस पे रख दिया, और बी तो उसी प्लेस पे था ही। तो ये हमारा जो फोर्स होगा अब इन दोनों के बीच में वो कितना हो जाएगा। तो बेसिकली अभी इस पे जो चार्ज आया वो कितना आएगा, ये शुरू शुरू में न्यूट्रल मान लो रहा हो, सी पे जो चार्ज था वो 0 था। तो बेसिकली जब इसको हम टच करेंगे इससे, तो ए जो होगा अपना आधा चार्ज ट्रांसफर कर देगा सी पे, और ये हो जाएगा Q/2। और इस पे चार्ज कितना था, Q था। तो बेसिकली पहले फोर्स मान लो F लग रहा था, बाद में फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F/2। ठीक है। ये फोर्स हो जाएगा हमारा F/2। क्लियर है? तो इस तरह से हम कई सारे सवाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखो एक बार फिर से क्वेश्चन समझाते हैं कि अगर हमारे पास 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर हों, शुरू शुरू में ए और बी पे चार्जेस हमारे Q1 Q रहे हों, उन दोनों को हमने r डिस्टेंस की दूरी पर रख दिया, और एक थर्ड चार्ज Q है जो कि आइडेंटिकल शेप का है, कंडक्टिंग है, स्फेयर है। हमने ए से अगर शुरू शुरू में उस पर चार्ज 0 है,
हमने ए से उसको टच किया और तब तक टच किया जब तक चार्ज ट्रांसफर होना बंद ना हो गया है। फिर हमने क्या किया, सी को वहां से रिमूव कर लिया। तो बाद में कितना फोर्स लगेगा ए और बी के बीच में? तो शुरू शुरू में हमने देखा कि स्टार्टिंग में फोर्स एफ लग रहा था। एफ का सिंपल फार्मूला कैपिटल के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सिंपल लगेगा। बाद में हमने बस सिर्फ ये देखना है कि कितना चार्ज सी पे ट्रांसफर किया है ए ने। तो जनरली ऐसे केसेस में जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो इस तरह से होता है। सपोज हमारे पास बॉडी है ए, थोड़ा सा समझ लें चार्ज ट्रांसफर, और बी। इस पे चार्ज मान लो प्लस माइनस Q1 रहा हो, इस पे चार्ज प्लस माइनस Q2 रहा हो। तब अगर हम मान लो इसको एक कंडक्टिंग वायर से इसको हमने अटैच कर दिया, तो बेसिकली कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा हमने इसके बारे में डिस्कशन कर चुकी है कि जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो बेसिकली पोटेंशियल सेम का कॉन्सेप्ट आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है, कितना होता है ट्रांसफर। हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे कि जब ये कनेक्शन तोड़ेंगे तो ए पे कितना चार्ज बचेगा और बी पे कितना चार्ज बचेगा। तो जनरली ए पे जो चार्ज बचेगा, ये ए है, ऐसे केसेस में जो ए पे चार्ज बचता है वो कितना होता है, प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 बाई 2। सिमिलरली इतना ही चार्ज किस पे बचेगा, इतना ही चार्ज हमारा बी पे भी बचेगा। तो बी पे जो चार्ज आएगा प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 बाई 2। इस तरह से हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आप लोग इस बात को नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि हमारे पास शुरू शुरू में ए पे हमारे पास अगर मान लो 3 कूलाम का चार्ज था और बी पे 2 कूलाम का चार्ज था। जब हमने ए को बी से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद में फिर जब हमने कनेक्शन ब्रेक किया, तो बताओ ए पे चार्ज कितना हुआ, बी पे चार्ज कितना हुआ। तो जनरली ए पे चार्ज कितना आएगा, 2.5 कूलाम, और बी पे कितना चार्ज आएगा, 2.5 कूलाम। ठीक है, समझ में आया। ऊपर जो हमने डिस्कशन किया उसी फार्मूले से हमने क्या किया, 2 + 3 ऐड किया, डिवाइड कर दिया 2 से। तो बेसिकली इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कि हमारा ए पे चार्ज हमारा होता -3 कूलाम और बी पे हमारा चार्ज होता 2 कूलाम। ये ए पे चार्ज है और ये बी पे चार्ज है। अब हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को या कंडक्टिंग वायर के थ्रू इसे जोड़ रहे हैं। उसके बाद में जब चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाए, फिर हम कंडक्टिंग वायर को वहाँ से रिमूव करें। उसके बाद में देखते हैं कि हमारा ए पे चार्ज कितना है, बी पे चार्ज कितना है। तो इस बार बताओ कितना चार्ज आएगा, ए पे -3 + 2 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स कि ए पे जो चार्ज आएगा -0.5 कूलाम का चार्ज आएगा और बी पे कितना चार्ज आएगा, बी पे भी कितना आएगा, -0.5 कूलाम का चार्ज आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।